नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। हाय शेषराज भाई, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। बहुत ही अच्छा दिन मैंने आज बिताया दोस्तों, और आप लोगों की संगत में रह के एक अच्छी जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। थॉट ऑफ बिल एंड बॉब ग्रुप का आभारी हूँ, जो बार बार मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका देते हैं। और आज भी जो विषय रखा गया है दोस्तों, वो भी मेरी रोज के रोज अपनी सोब्राइटी को जतन करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत ही जरूरी ये विषय है दोस्तों। पेशेंस एंड टॉलरेंस, यानी धैर्य और सहनशीलता। कहीं तो भी आज याद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों चीजें मेरे अंदर में नहीं थी। ये एक प्रकार से मेरे स्वभाव की बहुत बड़ी कमजोरियां थी दोस्तों, जिनकी वजह से मैंने बहुत नुकसान भी उठाया। अल्कोहलिज्म तो इन गलतियों से भरा पड़ा था, लेकिन मैंने ए में आने के बाद में सोब्राइटी में भी दोस्तों इनके चलते, इन कमजोरियों के चलते गलतियां की और उसके परिणाम भी भुगते। मेरे जैसे अल्कोहलिक को ए में आने के बाद ही पता चलता है दोस्तों कि वो जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित है, वो सिर्फ कोई लत या आदत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसने मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा यानी मेरे व्यक्तिमत्व को और भावनाओं को भी ग्रसित करके रखा है। और दोस्तों, पहली बार ए में आने के बाद ही पता चला कि मैं इमोशनली सिक पर्सनैलिटी का इंसान हूं, भावनात्मक रूप से बीमार। मेरी भावनाएं पूरी तरीके से विकृत हो चुकी। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना, अपने आप पे संयम रखना बिल्कुल नहीं जमता मेरे को। मेरे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने में, या फिर एक कदम आगे जाके अगर मैं बोलूं कि अल्कोहलिक बनाने में भी मेरी इन कमजोर भावनाओं ने बहुत बड़ा रोल किया है। कई प्रकार की अनगिनत भावनाओं के मामले में मैं कमजोर था। घमंड से भरा हुआ था, गुस्से खुन्नस से भरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा हुआ था। अल्कोहलिज्म में ऐसा मेरा व्यवहार रहा कि एक एक करके लोग दूर हो गए, तो अकेलेपन की भावना में भी मैं रहा। निराशा की भावना, फ्रस्ट्रेशन की भावना, डर की भावना और न जाने कितने प्रकार की भावनाएं, काम वासना की भावना, लालच की भावना, अनगिनत प्रकार की भावनाओं में पूरा जकड़ा हुआ था दोस्तों मैं, जो मेरे से संभलती नहीं थी। घमंड ऐसा कि जैसा मैं पूरे गांव का राजा हूं, ये दुनिया मैं ही चला रहा हूं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के साथ में कुछ अलग नॉलेज भी था, लोगों की तारीफें सुन सुन के बड़ा हुआ था, बहुत जल्दी मान सम्मान मिला था, तो उसकी भी हवा भर गई थी। आई एम डिफरेंट, मैं कुछ तो भी अलग हूं, मैं कुछ तो भी विशेष हूं बाकी लोगों से। और इसीलिए जब शराब जिंदगी में आई
और जब लोग समझाने लगे तो यही चीज थी, अरे नहीं नहीं, अपना वैसा थोड़ी है, अपन बाकी के लोगों के जैसे थोड़ी है। पिताजी अल्कोहलिक थे, उनके शराबीपन की वजह से बहुत तकलीफें भोगनी पड़ी थी, अभाव की जिंदगी सहन करनी पड़ी थी। उनके प्रति गुस्सा था, और शराब हमारी भावनाओं को भड़काने का काम करती है। जब मेरी जिंदगी में शराब आई तो वो दबी कुचली सारी भावनाएं उफान पे आ गई। तो पिताजी के प्रति, माँ के प्रति, या और भी लोगों के प्रति जो दबी हुई नाराजगी, गुस्सा, खुन्नस थी, वो भी ऐसी भड़की कि फिर नियंत्रण ही नहीं। पैदा करने वाले माँ बाप से तू मैं करना, गाली गलौज करना, उनका अपमान करना, बाहर की दुनिया में लोगों को नीचा दिखाना, काम वासना की भावना। अपने अल्कोहलिज्म को मैं याद करता हूँ तो मानता हूँ कि बिल्कुल मेरे शराबीपन को बढ़ाने में ये चीज भी थी मेरे सामने, मेरे जिंदगी में। कुंवारा था, अनमैरिड था, तो इस काम वासना की भावना ने भी मेरी जिंदगी में शराब बढ़ाने का बिल्कुल काम किया था दोस्तों। तो इस तरीके से मैं दोस्तों जब अपने अल्कोहलिज्म को याद करता हूँ तो ये मानने में कोई मुझे शक या गुंजाइश नहीं है कि मैं पूरी तरीके से भावनाओं का गुलाम था। मेरी भावनाएं मुझे बहुत ही आसानी से शराब की तरफ में लेके जाती थी। जरा सी भी मन के खिलाफ बात हो गई, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मिल गया बहाना शराब पीने के लिए। कई बार सही में गुस्सा आता था जो मुझे शराब की तरफ में लेके जाता था। लेकिन मैं याद करता हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई कारण नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को गुस्से की भावना पैदा कर रहा हूँ और फिर शराब पीने का बहाना बना रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आखिरकार मेरे अल्कोहलिज्म ने मुझे पूरा तबाह और बर्बाद ही किया था। हर मेरी विकृत भावना जिससे मेरा संयम नहीं था, वो आखिरकार मुझे शराब की तरफ ही लेके जाती थी। पेशेंस, धैर्य बिल्कुल नहीं था। जो भी चाहिए तुरंत चाहिए, इंस्टेंट, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। जो भी लोगों से अपेक्षाएं है बिल्कुल उन्होंने आनंद फानंद में पूरी करनी चाहिए, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर लोगों ने नहीं किया या मेरे मन के मुताबिक चीजें नहीं हुई तो फिर निराशा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लोगों से खुन्नस। क्योंकि मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि किंग बेबी सिंड्रोम से ग्रसित इंसान। ए में आने के बाद ही ये बातें समझ में आई। किंग बेबी सिंड्रोम यानी माँ के गर्भ से ही दोस्तों एक अहंकार की, ईगो की भावना लेके हम पैदा होते हैं। एक बादशाही सोच। अगर आदमी है तो किंग बेबी सिंड्रोम, और औरत है तो क्वीन बेबी सिंड्रोम। और ये जो सिंड्रोम है ये माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद में भी यदि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वक्त के थपेड़ों से और अनुभव से हमने नहीं सीखा और अपने आप में बदलाव नहीं लाया, तो चाहे कितनी भी उम्र हो जाएंगी हम कभी परिपक्व नहीं होते। और हमारे अंदर में एक प्रकार की ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमान, अपने आप को दुनिया का बादशाह या विशेष समझने की जो भावना है,
ये जाती नहीं है। और एक अल्कोहलिक में तो बहुत कुट के भरी रहती, एक इगोइस्टिक नेचर का पर्सनालिटी रहती है, जो मैंने अपने अंदर देखा दोस्तों। अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है, बर्बादियां हो रही है, मानने को तैयार नहीं, दूसरों से ही तुलना कर रहा था। है अपना ऐसा थोड़ी है, अपन दूसरों के जैसी है क्या? बाकी मैं दूसरों से भी कई भीती हालत में आ चुका हूं, पर मानने को तैयार नहीं। पैर कब्र में लटके हैं एक शराबी के, लेकिन वो मानता नहीं, कबूल नहीं करता। इसीलिए अल्कोहलिज्म को डिजीज ऑफ डिनायल भी कहा जाता है। तो एक जो बादशाही सोच होती है, ये किंग बेबी सिंड्रोम वाली, अपने आप को राजा समझने वाली, तो राजा और किंग कभी भी ये बात सहन नहीं कर सकता कि उसके रास्ते में कोई रुकावट हो, या जो चीज वो पाना चाहता है उसको वो न पा सके। हम लोगों का भी वैसा ही था दोस्तों, मेरा तो वैसा ही था कि जो भी मैं चाहता हूं वो मुझे मिलनी ही चाहिए, चाहे वो लोगों से प्यार हो या कोई चीज हो। अगर मिल जाए तो बिल्कुल सेलिब्रेशन, खुश, लेकिन अगर नहीं मिली तो नाराजी, गमगीन हो जाना। जिस चीज की भी चाहत है, अगर वो मिलने की संभावना नहीं दिख रही तो अंदर से तनाव में आ जाना, परेशानी में आ जाना, क्या होगा क्या नहीं, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी वो चीज जो मैं चाहता हूं। तो मेरे अल्कोहलिज्म में भी दोस्तों ये चीजें मैंने अनुभव की, बिल्कुल पेशेंस नहीं थे। कई बार दोस्तों इन सारी चीजों का जो कारण है वो मैं खुद ही रहता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन ही इतनी मैं बढ़ाकर रख देता हूं कि जो कभी पूरी हो नहीं सकती, ऐसे ऐसे सपने देखना मेरी आदत होती है। अपनी लिमिटेशंस मुझे नहीं याद रहती, अपनी सीमाएं मुझे याद नहीं रहती, और इसीलिए जब मेरे जैसा अल्कोहलिक, जितने उसके पैर है, जितनी चादर है, उतने अगर पैर न फैलाए तो बिल्कुल वो पैर चादर के बाहर ही निकलने वाले हैं। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक का भी यही स्वभाव है, अपनी वास्तविकताएं, अपनी लिमिटेशंस नहीं जानने की वजह से बड़े बड़े ख्वाब दिखना, बड़े बड़े सपने दिखना, बड़ी बड़ी इच्छाएं आकांक्षाएं करना, और जब वो पूरी नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेट हो जाना, निराशा हो जाना, धीरज नाम की कोई चीज ही नहीं। तो ये चीजें मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव की दोस्तों। और दूसरी तरफ टॉलरेंस की बात, सहनशीलता, वो तो बिल्कुल थी ही नहीं। जरा भी मन के खिलाफ अगर बात कोई हुई तो दिमाग की नसें फड़फड़ानी, तड़तड़ानी शुरू हो जाती थी। फिर चाहे वो घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, परिस्थितियां हो। और मैं हमेशा दोस्तों ऐसी गलतियां करता था, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देना। और मेरी बुक में माफी वाली तो कोई चीज थी ही नहीं, कि अगर आगे वाले से कोई गलती हुई है, किसी ने मेरा कुछ नुकसान कर दिया है, तो स्वभाव ऐसा था खुन्नस वाला कि बिल्कुल उसको सजा कैसे दी जाए, हर हाल में। चाहे फिर मैं अपने शब्दों से उसको सजा दूं, कुछ भी अनशन बक के, या फिर उसका कुछ न कुछ नुकसान कैसे किया जाए, इसी सोच में रहने वाला। किसी भी प्रकार की कोई सहनशीलता अंदर में नहीं। आखिरकार दोस्तों ये सारी चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही समझ में आई कि ये जो मेरे स्वभाव की जो कमजोरियां है, ये सिर्फ मेरा नुकसान ही करती है। और
अगर मैं समय के साथ साथ मैच्योर नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, अपने आप को ये बादशाह समझने की सोच से अगर मैं मुक्त नहीं हुआ, अपनी लिमिटेशंस मैंने अगर नहीं जानी, मेरी सीमाएं अगर मैंने नहीं पहचानी, तो जैसे मैं अल्कोहलिज्म में परेशान होकर शराब पिया करता था, वैसे ही ए में आने के बाद में, शराब की दूरी हासिल करने के बाद में भी सोब्राइटी में भी मेरे हाल बेहाल हो सकते हैं। यदि मेरे अंदर में आज मैंने पेशेंस डेवलप नहीं किए, टॉलरेंस मेरे अंदर नहीं बढ़ाया, धैर्य रखना, धीरज रखना, धीरे चलना, वेट एंड वॉच, सहनशील होना, लोगों की गलतियों को माफ करने की मादा होना, ताकत होना, लेट गॉड करना, ये चीजें अगर मेरे अंदर डेवलप नहीं हुई, मैंने अपना कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं किया, वही जो भावनात्मक जो मेरी बीमारी है, इमोशनली सिक जो मैं हूं, उस पर मैंने काम नहीं किया, तो ठीक है, एकदम से तो मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी मानसिक शांति खोऊंगा। और जब हम मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, मानसिक शांति हमारी चली जाती है, तो फिर कैसे चुपके से शराब हमारी जिंदगी में आ जाती है, पता भी नहीं चलता। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। अभी तो फिजिकल सोब्राइटी हासिल हुई है, शरीर से शराब निकली है, शराब के सामने में एक ना बोलने की ताकत हमारे अंदर आई है, वो भी भगवान की कृपा से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की मदद से। आज दारू के मामले में संयम है, मेरा शरीर शराब से दूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका हूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ए में आने के बाद ही पता चला कि ये बीमारी सिर्फ मेरे शरीर को ही लगी हुई नहीं है, बीमारी मेरे शरीर के साथ साथ मेरी मानसिकता को भी लगी हुई है, मेरे व्यक्तिमत्व को भी लगी हुई है और मेरी भावनाओं को भी लगी हुई है। तो जब ये कहती है कि नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, शराब की दूरी एक सिर्फ शुरुआत है अल्कोहलिज्म से निकलने की, लेकिन जब तक मैं एक इमोशनल सोब्राइटी को हासिल नहीं करूंगा, भावनात्मक संयमशीलता या भावनात्मक स्थिरता को प्राप्त नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा खतरे में रहने वाला हूं। बात सीधी शराब पे नहीं आती। शराब की दूरी के साथ साथ आज मैं एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ भी जीना चाहता हूं, एक खुशनुमा जिंदगी, तनाव रहित, चिंता रहित, भय मुक्त। लेकिन दोस्तों, ये जो मेरी भावनात्मक कमजोरियां जो है, ये कहीं तो भी इसमें सबसे बड़ी रुकावट होती है। और इससे निकलने का सीधा रास्ता है दोस्तों, ए के 12 कदम। दूसरा तीसरा कोई और रास्ता है ही नहीं। यदि मैं एक परमानेंट सोब्राइटी चाहता हूं, शराब की स्थायी दूरी चाहता हूं, और साथ में हालात चाहे कितने भी मुश्किल से भरे हो, जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव हो, क्योंकि दारू बंद कर देने का मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन ए का प्रोग्राम, ये 12 कदम हमको इस तरीके से अंदर से मजबूत करते हैं कि हम हर हाल में, हर सूरत में अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में भी हम हंस सकते हैं। इतना ये चमत्कारिक प्रोग्राम है। लेकिन जब तक मैं इस प्रोग्राम पे काम नहीं करूंगा, तो ये चीजें हासिल होने वाली नहीं है। लेकिन हम जिन भी लोगों को देखते हैं कि जो इन 12 कदमों पे काम करते हैं, बिल्कुल हम उनकी जिंदगी के अनुभवों के आधार पे
उनके चेहरे पे एक जो शांति झलकती है, पीस झलकता है, उसके आधार पर बिल्कुल हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस आदमी ने ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस किया है। कभी ये किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, कभी ये हर हाल में चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब रहे हंस सकता है, दूसरों को भी हंसा सकता है, दूसरों की मदद भी कर सकता है। और ऐसे लोग मैंने ए में देखे हैं, आज भी देख रहा हूं। और यही वो लोग थे दोस्तों जो मेरे लिए एक मिसाल थे। हम सब आइडेंटिफिकेशन लेते हैं एक दूसरे से और उन्हीं से सीखते हैं। जैसे अल्कोहलिज्म के मामले में हमको आइडेंटिफिकेशन मिला, दूसरों के अनुभव सुनकर हमको अपनी बीमारी का पता चला कि हाँ यार, मैं भी तो शराबी हूँ, मैं भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं भी दारू के मामले में पागल हो जाता हूँ, मैं भी दारू पाने और पीने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार रहता हूँ, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका हूँ। तो जब ये अनुभव हम हमारे पहले आए हुए लोगों से सुनते हैं, हमको एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, हमारी बीमारी का पता चलता है। ठीक वैसे ही दोस्तों ए के मेंबर्स अपने अनुभवों के माध्यम से ये भी शेयर करते हैं कि वो कैसे भावनात्मक रूप से कमजोर थे और कैसे इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके आज उन्होंने वो भावनात्मक स्थिरता पाई है, वो उनकी जिंदगी में उनके चेहरे पे झलकती है। और मेरा गोल, जैसे मैंने शराब से मुक्ति को अपना गोल बनाया था और वो हासिल हुआ, ठीक वैसे ही दोस्तों आज अगर मैं अपने आप को भावनात्मक रूप से स्थिर करने के लिए, एक इमोशनल सोब्रिटी हासिल करने के लिए गोल बनाता हूँ, तो वो भी जरूर बेशक मुझे मिलता है दोस्तों। लेकिन फिर घूम फिर कर बात यही आती है 12 कदम। जब तक मैं इन 12 कदमों को समझूंगा नहीं, एक मार्गदर्शक, एक स्पॉन्सर की मदद लेके इन कदमों पे काम नहीं करूंगा, तो ये चीजें हासिल होने वाली है नहीं। ए का प्रोग्राम थ्योरी नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। और दोस्तों स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट थ्योरी, वी हैव टू लिव इट बोला गया। यानी जो आध्यात्मिक जीवन है वो सिर्फ गणितीय बात नहीं है, थ्योरी नहीं है, हमको उसको जीना पड़ता है। इसीलिए 9वें कदम के बाद ही प्रॉमिसेस भी लिखे गए हैं कि जब हम 1 से लेकर 9 कदम तक काम करते हैं तो ए ने जो 12 वादे किए हैं वो कभी जल्दी और कभी देर से हमारी जिंदगी में उतरते हैं। तो ठीक वैसे ही दोस्तों जब मैंने मेरे पहले आए हुए लोगों के चेहरे पे एक चमक देखी, एक स्थिरता देखी, तो मुझे भी लगा दोस्तों कि नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ मैंने शुरुआती दिनों में सोब्रिटी में वो अनुभव भी लिए कि कैसे मैं इम्पेशिएंट होकर गलतियां करता हूँ, कैसे मैं उतावलेपन में ऐसी चीजें कर बैठता हूँ कि जो मेरी सोब्रिटी के लिए घातक हो सकती है। जब मैं ए में आया था तो 35 किलो का वजन शरीर का, मानसिकता खराब, शादी नहीं हुई थी, अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी, साथ के जो पढ़ने लिखने वाले दोस्त थे शादियां हो चुकी थी, सेटल हो गए थे, बाल बच्चे वाले हो गए थे। मैं भी एक अच्छे प्रोफेशन में गया था, लेकिन सब बंटाधार था। लेकिन फिर भी लोग पूछते थे, अरे तेरी शादी कब होगी, तेरे पीछे के लोग सब सेटल हो गए। तो मैं अल्कोहलिज्म के दिनों में भी लड़कियां देखता था दोस्तों और रिजेक्ट हो जाता था। अब ए में आने के बाद भी महीना 2 महीने की सोब्रिटी थी, लोगों ने उकसा दिया और मैं भी उचक गया मैं कि नहीं, अभी तो अपन शराब से दूर है, अब तो ए में जा रहे हैं, तो अभी सब ठीक हो गया। और ऐसे में एक रिलेटिव ने एक रिश्ता लाया और मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई। और उस एंगेजमेंट का न्योता देने के लिए मैं गांव भरे में घूम के शाम को जब दोस्तों घर लौटा
तो दोस्तों घर के लोगों ने बताया अरे वो एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दी। और दोस्तों मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं खड़े खड़े कांप रहा था अंदर से। किसी को दिखा नहीं दिखा पता नहीं, लेकिन मैं जानता था कि मैं कैसे कांप रहा था। इनिशियल सोबराइटी थी 2-3 महीने की, और एक तरफ अहंकार बोल रहा था कि साला मेरी बदनामी हो जाएंगी यार, एक बेवड़ा पहले ही बदनाम है। लेकिन उसको इतनी बदनामी की फिक्र रहती है, लोग क्या बोलेंगे, मेरी सगाई टूट गई, सगाई कैसे तोड़ दी। इतना टेंस में मैं आ गया था। लेकिन एक ग्रेस ऑफ गॉड की दारू पीने का विचार नहीं आया। शाम को जब मैं मीटिंग में गया, एक ओल्ड टाइमर से मैंने शेयर किया, तो उस ओल्ड टाइमर ने बोला हमेशा दोस्तों ओल्ड टाइमरों की मदद लेना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके स्पॉन्सर बना लीजिए या फिर किसी न किसी ओल्ड टाइमर के टच में रहिए। जो भी मन में विचलितता है, जो भी प्रॉब्लम्स है, शेयर करते रहिए, बिल्कुल सॉल्यूशन मिलता है। और ओल्ड टाइमर तो हमारे ट्रेजर है दोस्तों, हमारा खजाना है, जरूर वो हमको तकलीफ से निकालते हैं। तो उस ओल्ड टाइमर ने भी, आज भी वो जिंदा है, उन्होंने बोला कि बोले गड़बड़ मत करो, बोले तुम जो चाहते हो सब मिलेगा। ए में आने के बाद में ये मेरा पहला सबक था दोस्तों, पेशेंस रखना, धैर्य धीरज रखना। उस ओल्ड टाइमर ने मुझे सिखाया कि गड़बड़ मत करो, बोले अपनी सोबराइटी पे ध्यान दो, बोले तुम अगर सोबर रहोगे तो धीरे धीरे तुम जो चाहते हो सब पा सकते हो, बोले लेकिन तुमने सोबराइटी अगर गवा दी तो जो है वो भी जाने वाला है। और मैं तो पूरा नील बटे सन्नाटा होके आया था, सिर्फ जान थी, और जान भी जाने वाली थी अगर ये में नहीं आया होता तो मैंने वो जो सीख थी दोस्तों, वो बाद में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल बन गई। उसके बाद में मैंने कहीं तो भी कदम फूक फूक कर ही रखे। गलतियां उसके बाद भी हुई, लेकिन मैं पहले से थोड़ा मजबूत था। मैं इस बात को समझने लग गया था। रोज मैं निरंतर मीटिंग में था, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनता था, लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, कदमों पे काम करना बाकी था, लेकिन फिर भी शेयरिंग के माध्यम से कुछ चीजें समझ में आ रही थी। और लोगों के अनुभव भी मैं देख रहा था कि कैसे मेरे पहले आए हुए लोग, मेरे बाद में आए हुए लोग, मेरे साथ में आए हुए लोग अलग अलग कारणों से फिर शराब की तरफ में जा रहे हैं। उनमें ये भी चीजें थी, धीरज नहीं रखना, इजी मनी के चक्कर में भाग रहे, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, बिग शॉर्टिज्म, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब, जमीन कुछ नहीं। ऐसे लोगों को भी मैंने कहीं तो भी फिर शराब की तरफ में जाते हुए देखा, या कर्जा बाजारी होकर एक ही लोगों से पैसा ले रहे बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए। आज ए में नहीं है वो लोग, मैंने देखा। सहनशीलता, टॉलरेंस नहीं होने की वजह से छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ गया, दिमाग भड़क गया, चले दारू पीने के लिए। तो ये चीजें दोस्तों, एक तरफ तो मैं अपनी जिंदगी में खुद अनुभव कर रहा था कि मैं खुद भी गलतियां कर रहा हूँ, पेशेंस खो रहा हूँ, सहनशीलता नहीं है मेरे अंदर में, मेरे लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं। जैसा अल्कोहलिज्म में मैंने रिश्तों को तार तार किया था, वैसे ही ए में आने के बाद में सोबराइटी में भी मैंने संबंध खराब किए थे। मेरे घर के लोग जैसे अल्कोहलिज्म में परेशान थे, वैसे ही दोस्तों ए में आने के बाद भी मेरे से प्रताड़ित थे। मेरी बीवी ने मेरा अल्कोहलिज्म नहीं झेला, लेकिन एक ड्राई सोबर व्यक्ति क्या हो सकता है ये उसने अनुभव किया। 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई और मैं तो हवा में उड़ रहा था। पहला कदम ले लिया, उसके बाद में सीधे 12वें कदम पे छलांग। खुद भी शराब से दूर रहो, अन्य शराबियों की मदद करो। देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। लोग भी बोल रहे थे, देखो एक जमाने में पीता था बॉस, अब लोगों की दारू छुड़वा रहा है, ए में भी नाम हो रहा है, ए के बाहर भी नाम हो रहा है। लेकिन ए बोल रही है भाई अपनी हाउस क्लीनिंग करो, अपनी सफाई करो, छानबीन करो, अपनी क्या चरित्र के दोष है, क्या गलतियां पुरानी की है, करो उसकी छानबीन, सफाई करो, माफी मांगो, माफ करो, अपनी गलतियों को कबूल करो,
रोज सुनता था ये सारी चीजें, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब ये चीजें मैं अपनी सफाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी रिकवरी की बजाय लोगों की ही रिकवरी पे फोकस कर रहा हूँ, जबकि ए में मैं अपनी जान बचाने आया हूँ, तो ना मैं ठीक से ए का मैसेज कैरी कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो स्वभाव में बदलाव आएगा कैसा। और इसीलिए ए में आने के बाद, शराब से दूर रहने के बाद, एक अच्छी सेवा करने के बाद भी मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं था, और वैसे ही लोग मेरे से परेशान थे जैसे अल्कोहलिज्म के दौरान थे। 2 साल के बाद में मेरी शादी होने के बाद भी नई नई बीवी है, और वही पेशेंस खो देना, धैर्य नहीं रखना, धीरज नहीं रखना। मैं कुछ ही दिनों में निर्णय पे आ गया था कि नहीं रे बाबा, ये बीवी ना, इसके बड़े बड़े सपने हैं, ये तो बड़े घर से आई है और अपने हाल तो बेहाल है, ये अपने को निभा नहीं सकती। अब 2 व्यक्ति हैं, दोनों के अलग अलग नेचर रहते हैं, दोनों की अलग अलग मानसिकता रहती है, एडजस्ट होने में टाइम रहता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल तुरंत चाहिए मुझे, और मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए। तो बीवी जब मेरा सुन नहीं रही, मेरे हिसाब से चल नहीं रही, तो मैं पहले ही जजमेंटल हो गया, निर्णय ले लिया, नहीं रे बाबा, इसके साथ में जिंदगी बिताना कठिन है, अपन तो साला सोबर नहीं रह पाएंगे, और इसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, अपन पूरे नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, मैंने अपने साले को एक होटल में बुला के बोला कि ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा। उस साले का धन्यवाद, उसने समझाया। मेरे बीवी के भी बड़े भाई थे वो। बोले आप गड़बड़ मत करो जवाई साहब, बोले सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसे लोग मिलते नहीं है, मुझे मिल गए, और मुझे उन्होंने समझाया कि बोले आप समय दो, बोले धीरे धीरे सब ठीक होगा। आज देखता हूँ, देखते देखते सोबराइटी को 14 साल हो गए और शादी को 12 साल हो गए। वही बीवी है, वही सुख दुख की साथी है, वही उतार चढ़ाव में मुझे सहन कर रही है। तो ये जो जिंदगी के अनुभव है, ये कैसे मेरे जैसा शराबी जो भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से बीमार होता है, उसको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना नहीं आता, हैंडल करना नहीं आता, कैसे जल्दी डिसीजन पे आ जाता है, कैसे तय कर लेता है पहले। तो जब हम दोस्तों बगैर सोचे समझे तुरंत अपनी जिंदगी में निर्णय लेते हैं या तुरंत किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो हमको ही नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार हम ऐसी चीजों की वजह से जल्दबाजी में जो भी निर्णय लेते हैं या कुछ काम करते हैं, तो दूसरों को तो नुकसान उठाना ही उठाना पड़ता है, हमारा अपना भी नुकसान होता है। तो ये चीजें मैंने अपनी एक ही सोबराइटी में भी कहीं तो भी महसूस की है, और ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, ये कभी दुरुस्त होने वाली बीमारी नहीं है, एक दिन के आधार पे इन पे काम करना पड़ता है। आज भी मैं महसूस करता हूँ, आज भी मेरे से वो गलतियां होती है। टॉलरेंस, सहनशीलता बिल्कुल नहीं थी। मैं ए में आ चुका था, मेरी शराब बंद हो गई थी, पिताजी की शराब शुरू थी, पुरानी खुन्नस जा नहीं रही थी, और फिर डर लग रहा था कि यार घर में पिताजी शराब पी रहा है, अब मैं कैसे सोबर रहूं। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो इतना फुल प्रूफ है, बस उस पर प्रैक्टिस करने की बात है। 4 साल के बाद ही सही, जब मैंने अपने आत्मजीवन की छानबीन शुरू की, चौथे कदम में स्पॉन्सर की मदद से जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखना शुरू की, खास तौर पे जिसमें रिजेंटमेंट की इन्वेंट्रियां थी, उस रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री की वजह से कहीं तो भी मेरे अंदर के जो खुन्नस, गुस्से और नाराजगी के जो भाव थे, गहरी चिढ़ थी, वो बहुत बड़े पैमाने पे निकल के बाहर हो गई। मेरा एटीट्यूड पूरा बदल गया दोस्तों। और जब मेरे अंदर से वो जो खुन्नस, गहरी चिढ़, नाराजगी, गुस्सा निकला, मैंने देखा मेरे अंदर में सहनशीलता आई है। चैप्टर 5 बिग बुक में साफ तौर पे लिखा है कि जब हम रिजेंटमेंट में होते हैं, खुन्नस, गुस्से में होते हैं, तो हम और किसी का नुकसान नहीं करते, हम अपने आप का नुकसान करते हैं। हम एक बहुत ही गहरी बात भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे मन के हिसाब से होने वाला नहीं है। ना हमेशा लोग हमारे हिसाब से चलेंगे, ना हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहेंगी।
और इसीलिए ईश्वर की इच्छा को महत्व देकर उस हिसाब से जीना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं अपने आप को बीमार कहता हूँ और मैंने जो गलतियां की है उसके लिए मैं लोगों से अपेक्षाएं करता हूँ। अरे मैं तो बीमार था, अल्कोहलिज्म में था, मेरे से गलतियां हो गई तो मुझे लोगों ने माफ कर देना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने सिखाया दोस्तों, जो बिग बुक चैप्टर 5 में रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री में साफ तौर पे लिखा है, कैसे सहनशील बन सकते हैं हम लोग। एक बहुत बड़ा विचार कि भाई जैसे तुम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बीमार मानते हो ना, तो वैसे लोग भी होते हैं। और ये एक चीज दोस्तों हमारी मेंटालिटी को चेंज कर देती है, हमारे अंदर में टॉलरेंस बढ़ाती है कि नहीं यार बराबर है, ये जो आगे वाला मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, ये भी बीमार है, ये भी आध्यात्मिक रूप से बीमार है जैसा मैं हूँ। हो सकता है मेरे से आज ज्यादा बीमार वो हो। अब अगर मैं उससे लड़ते बैठूंगा, उसकी कॉलर पकड़ूंगा, उसको सजा देने की कोशिश करूंगा, तो मैं अपनी आत्मशांति खोने वाला हूँ, क्योंकि लड़ने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मेरे पास में एक सबसे अच्छा रास्ता है, उस व्यक्ति को मैं बीमार समझ के ट्रीट करूं, उसको माफ करूं, लेट गो लेट गॉड करूं। और ये चीजें जब हम करते हैं दोस्तों, उसे ही सहनशीलता कहते हैं। वही एक ट्रू टॉलरेंस है। मुझे याद करना पड़ता है कि लोगों ने कितना सहन किया है। यदि दोस्तों मेरे जैसे शराबी को लोगों ने सहन नहीं किया होता ना, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुंह भी नहीं दिखता। इतने लोगों को मैंने दुखाया, सताया, खून के आंसू रुलाए हैं, अपने घर परिवार के ही नहीं, अपने काम धंधे पर के, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबरों ने मुझे सहन किया है। यदि उन्होंने अपना भाई समझ के मुझे गले नहीं लगाया होता, अगर मेरी पीठ पे हाथ नहीं रखा होता, मेरी छोटी मोटी गलतियों को पेट में नहीं डाला होता, तो आज मैं कहीं का नहीं होता। अपने परिवार को मुझे याद रखना पड़ता है, कितने खून के आंसू मैंने उनको रुलाए हैं। अगर मेरा परिवार पीछे मेरे खड़े नहीं होता, सहनशील बनके उन्होंने मुझे माफ नहीं किया होता, तो कहाँ मैं जिंदा रहा होता। तो जो चीजें मैं दूसरों से अपेक्षाएं करता हूँ, तो क्या आज मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भी वही चीजें अन्य लोगों के लिए करूं। और सही में फाइनली ये जो चीजें भी मैं करता हूं ना दोस्तों, ये ऐसा दिखता है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, असल में दूसरों के लिए होती ही नहीं है। अगर मैं जिंदगी में पेशेंस रखता हूँ, धैर्य रखता हूँ, होप रखता हूँ, नहीं होगा आज नहीं कल होगा। मुझे जब 14 साल पहले आया था तो लगता था कि यार क्या होगा, जिंदगी में कुछ बदलेगा कि नहीं, लेकिन पेशेंस रखा, धीरज रखा, पैसों के पीछे नहीं भागा, गलत कामों में मैं नहीं गिरा, जैसे तैसे एक प्रोग्राम में लगे रहा। आज मैं देखता हूँ कि 14 साल पहले की एक भी समस्या जिंदगी में नहीं है। शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, काम धंधा आज ठीक है। बहुत खराब हालत मैंने, आर्थिक स्थिति मैंने झेली है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी कई साल मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही, और कभी कभी ऐसा लगता था कि साला ये धंधे में राम नहीं है, छोड़ दूं क्या इसको, कोई दूसरा कुछ देखूं क्या, क्योंकि शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे। मगर पेशेंस, धैर्य, होप, निराश मत हो जाओ, भगवान पे भरोसा रखो, एक प्रोग्राम पे भरोसा रखो, तकलीफ काटो, होगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। ये पहले आए हुए लोगों के अनुभव सुन सुन के एक हिम्मत मिलती थी, स्ट्रेंथ मिलती थी, लेकिन मुझे प्रैक्टिस भी करना पड़ा अपनी जिंदगी में। आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि सारी चीजें कितनी खुशनुमा है, कितनी बढ़िया है। समस्याएं भी है, लेकिन एक होप भी है कि अगर आज कुछ समस्याएं है भी ना, तो वो हमेशा रहने वाली नहीं है। जैसे 14 साल पहले की समस्याएं अगर एक भी आज नहीं है, तो वैसे ही आज कुछ समस्याएं है तो बिल्कुल वो भी जाने वाली है। ये एक होप हमेशा दोस्तों, अगर हम एक टच में रहते हैं, अपने स्पॉन्सर से मार्गदर्शन लेते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, ये होप बरकरार रहना बहुत जरूरी है। निरंतर मेरे अंदर में वो संयम, वो धैर्य होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर मैंने धैर्य खोया, यदि मैं इजी मनी के चक्कर में या मैं तेज दौड़ने के चक्कर में
गलतियां कर बैठा तो मैं सीधी अपनी सोब्राइटी को खतरे में डाल सकता हूँ। वैसे ही सहनशीलता का मामला है। यदि मैंने अपने अंदर सहन शक्ति नहीं बढ़ाई, लोगों की गलतियों पे या परिस्थितियां जैसी भी खराब है उनको मैंने सहनशील होकर अगर सहन करना नहीं सीखा, तो मैं अपनी आत्म शांति खो सकता हूँ। शराब की दूरी के साथ साथ आज एक सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो है दोस्तों मेरे लिए मेरी आत्म शांति। सोब्राइटी, शराब की दूरी बिल्कुल बेशक जरूरी है, लेकिन इस सोब्राइटी के साथ में अगर सेरेनिटी जिंदगी में नहीं रहेगी, चित्त शांति, मन शांति नहीं रहेगी, तो फिर इस सोब्राइटी का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हर हाल में दोस्तों मुझे अपने अंदर टॉलरेंस, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, धैर्य रखना पड़ता है, तभी मैं अपनी सोब्राइटी को कायम रख सकता हूँ और इस जिंदगी का मैं आनंद उठा सकता हूँ। थैंक यू।